नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का लॉ रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस ब्रीच एंड पेनाल्टीज़। ठीक, और इसमें आपका माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस भी हम देखेंगे। तो लॉ रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस ब्रीच एंड पेनाल्टीज़ मतलब अगर नर्सिंग प्रैक्टिस में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए आपको क्या ब्रीच, क्या पेनाल्टीज़ आपको पे करना पड़ेगा, क्या लॉ होता है, ये आप लोगों को इसमें अभी पता चलेगा। ठीक है, तो नर्सिंग प्रैक्टिस में भी कुछ लॉ होते हैं जो हमको फॉलो करना होता है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नर्स मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। ठीक है, जो हम काम करते हैं नर्सिंग में भी क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ लीगल रूल्स रेगुलेशन होते हैं नर्सिंग में जो हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो और इसका नॉलेज नर्सों को बहुत ज़रूरी होता है, ये होना चाहिए। लॉ के बारे में उनको पता होना चाहिए कि आपके नर्सिंग प्रैक्टिस में कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं। With the present expansion of nursing profession and growing awareness of the law, nurse become more and more accountable legally their action। ठीक है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो भी आपका प्रोफेशनल है, ठीक है, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके बारे में मतलब आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, ग्रोइंग अवेयरनेस होना चाहिए। मतलब अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ लॉ बदल रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको हमेशा एक्टिव होना है, आपको उसके बारे में हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, और जो लीगली एक्शन होते हैं उसको हमेशा, उसके प्रति आपको हमेशा अकाउंटेबल होना है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो आज इस रूल्स को क्या होता है, कौन देखता है, क्या होगा, कभी कभी कुछ रूल्स रेगुलेशन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा प्रैक्टिस बर्बाद हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसे हमें सेफली करना चाहिए। ठीक, सेफली करना चाहिए। कुछ लीगल बाउंड्रीज़ होते हैं उसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, क्या है वो लीगल बाउंड्रीज़, क्यों है वो लीगल बाउंड्रीज़, वो होना चाहिए। और हर नर्स को क्या करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें अपने माइंड को इतना सेट करना चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस, कोई सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। ठीक है, कौन से लॉ को फॉलो करना है। तो ये सारा चीज़ हमें हमारे नॉलेज के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। फिर क्या है, कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ बाउंड बाय द लॉ इन सेवरल रिस्पेक्ट एज फॉलोइंग। ठीक है, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ लॉ हैं जो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, लॉ का मतलब होता है सीधे से हम देखते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन ही होता है। उसका मतलब लॉ में रूल्स ही होता है। ठीक है, बस ये रूल्स ऐसे हैं कि इस रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता, ये गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ होता है। तो फर्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट एंड असाइन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सेस, रिक्रूटिंग एंड अपॉइंटिंग staff to meet healthcare needs and temporarily reassigning employees in a case of emergency staff shortage, thereby the ensuring safe and effective high quality nursing care। इसमें बोल रहा है कि जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होती है, जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनका मेन काम क्या है। जो अगर आपके हॉस्पिटल में प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी है, अगर वहाँ पे नर्सों का शॉर्टेज है, ठीक है, तो शॉर्टेज है, अगर काम आपके सर्विस में ठीक से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सेस, तो आपको उनका काम होता है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का कि वो वहाँ पे नर्स रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, नए नर्स रिक्रूट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ये उनका काम है। ठीक है, इमरजेंसी केस में अगर कोई स्टाफ नर्स शॉर्टेज है तो वो तुरंत रीअसाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उनका काम है कि वो कैसे अपने सेक्टर को, अपने सर्विस को वो अच्छी क्वालिटी में मेंटेन कर रखेंगे, ये नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल नर्सिंग केयर मतलब आप जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पे जो आपका क्वालिटी कैसा है, उसका आपने कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। द मेन ड्यूटी ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट ओनली टू असाइन द स्टाफ बट ऑल्सो टू असेस देयर वर्क। ठीक है, जैसे हम पहले देखे हैं कि उनका मेन काम होता है कि असाइन करना, पर उनका ये भी है कि सिर्फ असाइन करना उनका काम नहीं है। उनका काम ये भी है कि जितने भी वहाँ स्टाफ है, जो भी वर्कर है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम को असेस करना, उनके परफॉर्मेंस को इवॉल्वेट करना,
वो जो क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, सही स्टैंडर्ड नर्सिंग का मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ये सब भी उनका असेस करने का काम होता है। थर्ड देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंडलिंग इक्विपमेंट। हैंडलिंग इक्विपमेंट मतलब जो भी आप प्रोसीजर में, जो भी आप मेडिकल प्रोसीजर है, फिर नर्सिंग प्रोसीजर है, जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो वो इक्विपमेंट सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं, प्रोसीजर सही तरीके से हो रहा है नहीं, आपके सेटिंग में, आपके सेट पे वो सारा इक्विपमेंट है या नहीं, या फिर इक्विपमेंट सही तरीके से आपके सारे सर्विस में पास हो रहा है या नहीं, सेफली सिक्योरिटी उसका कैसा है कैसा नहीं है, ये सब भी क्या है जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर जो नर्सिंग इंचार्ज होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग सेम है। जो भी नर्स इंचार्ज या नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनका काम क्या है, जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, जो भी जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके साथ स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करना, ठीक। रिपोर्टिंग मतलब सही तरीके से रिपोर्ट वगैरह मेंटेन करना, कोई केस आ रहा है उसका मेंटेन करना, फिर जितने भी स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं उनके लीव्स को, उनका जो भी कंपनसेशन ड्यूटी है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो सारा रिपोर्ट वगैरह मेंटेन करना, पेशेंट्स के रिपोर्ट को मेंटेन करना, जितने भी रिपोर्ट फाइंडिंग जो भी है डॉक्टर्स ने जो किया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स को ऑब्ज़र्व करना, उसको सेट करके रखना, ये सारा काम किसका होता है, जो भी यहाँ पे स्टाफ नर्स मतलब जो इंचार्ज वगैरह होता है उनका काम होता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, नर्सों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए भी होता है, जैसे पब्लिक्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका जो सोशल नीड्स है उसको जानना, उनके प्रॉब्लम्स को जानना, उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना। जैसे हम कम्युनिटी ड्यूटी में जाते हैं तो हम गांव-गांव घूमते हैं, हम सर्वे करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस कम्युनिटी में, किस गांव में, किस विलेज में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम असेस करते हैं, असेस करके हमें पता चलता है कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, फिर हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, मतलब हम पब्लिक के प्रॉब्लम को जानते हैं और इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो पब्लिक है उन्हें हम उनके हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि डिसीज़ करने, जैसे कुछ लोगों को बोलते हैं कि शुगर हो गया, तो क्या है उन्हें डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत सारे गाँव वालों को नहीं पता होता है, बहुत सारे पब्लिक्स को पता नहीं होता है। तो हमें उन्हें अवेयर करना होता है कि इसका क्या कॉज है, इसके क्या साइन सिम्टम है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक्स में ऐड होते हैं। मतलब पब्लिक्स के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम कैसे पूरा करें। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक सेम है उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनका काम होता है जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है उसे अच्छे से अपने पास रखना, एक्यूरेटली और कम्प्लीटली। हमेशा उनका जो भी उनके हॉस्पिटल में, उनके सेक्टर में जो भी इवेंट हो रहा है हेल्थ केयर को लेके या कुछ को भी लेके, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जब भी इवेंट कुछ काम कंप्लीट हो रहा है तो उससे हमें तुरंत रिकॉर्ड करना है, और अपने जो टीम मेंबर है या फिर हमारे जो सीनियर हैं उन्हें हमें रिपोर्ट करना है कि ये काम हो गया, या फिर कोई नया केस आया है तो उसे भी रिकॉर्ड करके हमें हमारे सीनियर स्टाफ को या फिर जो हॉस्पिटल के जो मेन इंचार्ज होते हैं उन्हें हमें रिपोर्ट करना चाहिए। और जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं उसे हमें सेफली रखना चाहिए, देन कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, हमें किसी से भी उन सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टाफ नर्स का या फिर स्टाफ इंचार्ज का। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डेथ एंड डाइंग, द नर्स मस्ट बी रिस्पेक्टफुल द पेशेंट्स अंडर his or her caring her or his care nearing death. All event must be carefully documented and must follow legal procedure. इसमें भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेथ एंड डाइंग। अगर कोई पेशेंट किसी का डेथ होने वाला है या किसी का डेथ हो चुका है तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है, जो आके नर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। मतलब उनके डेथ के बाद कुछ प्रोसीजर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो हमें सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही जो डेड बॉडी होता है उन्हें हमें, जो उनके रिलेटिव्स है, जो फैमिली मेम्बर है, उन्हें हमें हैंड ओवर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितना भी आपका काम है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग का है
टू टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ में 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट है सिविल लॉ, सेकंड है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है, 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और सेकंड है टॉर्ट होता है, और सेकंड है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्राइम के बारे में रिलेट रहता है, क्राइम से रिलेट रहता है। तो अगर हमारे एरिया में अगर कोई क्राइम वगैरह हो रहा है तो उससे हम अपने सोसाइटी को कैसे सेफ रख सकते हैं, और उसके लिए जो वेलफेयर हम बनाए रहते हैं उसके बारे में इसमें डील किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या है, अंडर दिस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द क्रिएशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये क्या है, ये जो कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के साइड से बना हुआ होता है, एक एग्रीमेंट की तरह होता है। अगर आप कुछ लॉ रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, 2 और मोर पीपल या फिर से ज़्यादा, अगर आप किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट वाला कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, किसी से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो उस जगह पे ये लॉ आपका काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना, तो वहाँ पे ये लॉ चलता है। सेकंड आपका जो लॉ है वो है क्या, ये सिविल लॉ का ही जो डिवीज़न है सेकंड टॉर्ट है। टॉर्ट में क्या है, अगर किसी पर्सन को किसी की वजह से कोई इंजरी हो रहा है, कोई फिजिकल हरासमेंट हो रहा है, कोई इमोशनल हार्म हो रहा है, कोई इकोनॉमिक हार्म हो रहा है, तो उसे हम टॉर्ट कहते हैं। देन अगेन टॉर्ट का क्लासिफिकेशन है इंटेंशनल टॉर्ट, अनइंटेंशनल टॉर्ट, और थर्ड है स्पेसिफिक टॉर्ट। फर्स्ट देखते हैं इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है। तो इंटेंशन टॉर्ट क्या होता है, दे आर डेलिब्रेट और विलफुल एक्शंस इन विच द इंटेंट इज़ टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब आप इसमें क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट में क्या होता है, मतलब अगर किसी पर्सन को किसी की वजह से कुछ इंजरी हो रहा है, ठीक है, कोई हार्म हो रहा है इंटेंशनली, वो किसी वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, किसी की वजह से इंटेंशनली अगर उसको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इंटेंशनल टॉर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, असॉल्ट होता है और बैटरी होता है, ठीक। असॉल्ट में क्या है, इट इज़ अटेम्प्ट और इंटेंशनल थ्रेट to make harmful or offensive contact with another individual. Example, threat to give injection when the client has refused consent. अगर आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर पेशेंट इंजेक्शन के लिए मना कर रहा है, ठीक है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया उस कंसेंट को, उसके बाद भी अगर आप उसे इंजेक्शन दे रहे हो तो वो असॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी इज़ अ इंटेंशनल टचिंग विदाउट कंसेंट, ठीक है। बैटरी ऑलवेज इंक्लूड एन असॉल्ट। इसमें एग्जांपल है टचिंग द पेशेंट्स प्राइवेट पार्ट्स फॉर अ प्रोसीजर विदाउट टेकिंग कंसेंट। अगर आप किसी पेशेंट के या फिर किसी क्लाइंट के प्राइवेट पार्ट को बिना उसके परमिशन के, बिना किसी कंसेंट के अगर आप उसे टच करते हैं और अगर पेशेंट इस चीज़ को लेकर कंप्लेन करता है तो फिर आपके ऊपर इंटेंशनल टॉर्ट का जो भी आपके ऊपर क्लेम वो हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटेंशनल टॉर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, हाँ, उसके बाद क्या है, फॉर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी आर एज फॉलोज, व्हेन अ नर्स फिजिकली रिस्ट्रेंट द परफॉर्मेंस ऑपरेशन विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट, ठीक है। व्हेन अ नर्स फिजिकल रिस्ट्रेंट अ पेशेंट अगेंस्ट हिज और हर विल, ठीक। मतलब अगर आप किसी भी पेशेंट्स का कुछ भी आप इसमें, इसका मतलब है कि इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब है अगर आप बिना किसी पेशेंट्स के परमिशन के बिना अगर आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर पेशेंट्स अगर ये कहता है कि आपने मुझसे परमिशन लिया, आप किसके परमिशन पे ये सब कर रहे हैं, आपने किससे पूछ के मुझे टच किया, तो ये सब क्या, हमें इसके लिए कोई प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो इसलिए हम पहले से कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं कि अगर आगे चल के वो पेशेंट हमारे ऊपर कोई भी क्लेम ना कर सके, कोई भी कंप्लेन ना कर सके, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन विदाउट द पेशेंट कंसेंट सेम है, अगर आप बिना पेशेंट कंसेंट के अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो भी वो इंटेंशनल टॉर्ट के अंडर जाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और ट्रेस
पास, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर कोई इफ़ अ पर्सन मेड टू स्टे इन अ प्लेस अगेंस्ट हिज और हर विश, इट इज़ कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर आप इन इम्प्रिजनमेंट, अगर आप किसी पेशेंट्स के या फिर किसी भी पर्सन के बिना परमिशन के, मतलब वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता है फिर भी आप उसे वहीं पे रख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। जैसे पेशेंट्स है या फिर कोई भी है, वो नहीं चाहता उस जगह पे रहना, उसे अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे रहना, तो आपका काम है कि उसे किसी दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करें या कहीं पे और रखें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी और की जगह पे एंट्री करना, किसी और के प्रॉपर्टी पे एंट्री करना, किसी और की जगह को अपना कहना, किसी और की प्रॉपर्टी को अपना कहना, किसी और की चीज़ को अपना कहना, ये ट्रेसपास कहलाता है। नेक्स्ट है अनइंटेंशनल टॉट। दिस आर द एक्सीडेंट दैट कॉज इंजुरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें है अनइंटेंशनल, मतलब अगर सडन कुछ एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इंजरी हो रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है या फिर उस पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? अनइंटेंशनल टॉट। मतलब आप नहीं करना चाहते पर एक्सीडेंटली वो चीज़ हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? अनइंटेंशनल टॉट कहलाता है। दे इन्वॉल्व फेलियर और ब्रीच ऑफ नर्सिंग ड्यूटीज़ टू लीड टू हार्म। इसमें कुछ एग्जाम्पल फॉर अनइंटेंशनल टॉट है, जैसे नेग्लिजेंस हो गया, मेडिकल नर्सिंग ट्रीटमेंट टॉट, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं? अनइंटेंशनल टॉट में आते हैं। अनइंटेंशनल टॉट मतलब जैसे नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस होता है। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस मतलब आप किसी काम को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या है? रिज़ल्ट ये आ रहा है कि जो पेशेंट है उसको कोई इंजरी हो रहा है या फिर उससे कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ हार्म हो रहा है आपके नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो कहलाता है नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इस प्रैक्टिस को आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप एक सही स्टैंडर्ड में, सही रूल्स रेगुलेशन में उस प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हैं, तो वो माल प्रैक्टिस कहलाता है। नेग्लिजेंस मतलब सामने वाले पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंजेक्शन लगाना है सुबह के 9 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 9 o'clock आपको इंजेक्शन प्रोवाइड करना है या मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, तो आप किसी दूसरे काम में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, आप नेगलेक्ट कर उस चीज़ को। 9 बज के आप देख रहे हैं कि चलो 9 बज गया, कोई बात नहीं, आज 1 घंटा लेट में इंजेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो और अगर उसकी वजह से अगर पेशेंट्स का हालत बिगड़ता है या फिर उससे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेट इंजेक्शन या लेट मेडिकेशन का, तो वो आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। माल प्रैक्टिस ये होता है कि आप उससे मेडिसिन प्रोवाइड करें, इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप जो इंजेक्शन लगाना है वो इंजेक्शन नहीं लगा के, आपको ध्यान नहीं है, आप कोई और इंजेक्शन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका दूसरी चीज़ में ध्यान है, दूसरी चीज़ में ध्यान देते देते आप कोई दूसरा इंजेक्शन लोड करिए, दूसरा इंजेक्शन लोड करके आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हो, तो ये आपका माल प्रैक्टिस कहलाता है। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन माल प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपका माल प्रैक्टिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, आपका स्पेसिफिक टॉट। स्पेसिफिक टॉट में क्या है? दिस इन्वॉल्व सिचुएशंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफन violate द पर्सन रेपुटेशन, पर्सनल प्राइवेसी और सिविल राइट्स, द इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी और डिफामेशन, ठीक है। इसमें है आप अगर आप जो पर्सनस का जो पर्सनल वो मतलब जिनका प्राइवेसी है, ठीक है, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसे बाहर लीक करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा मतलब आपके कम्युनिकेशन में आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और जो आपको नहीं बताना चाहिए, जो सेक्टर के बारे में या कुछ है, मतलब आप कोई बात अगर किसी पर्सन्स के रेपुटेशन के बारे में या किसी पर्सन के रेपुटेशन को लेके, किसी पर्सन के किसी भी चीज़ को लेकर आप उंगली उठाते हो बिना किसी प्रूफ के कुछ के, तो आपके स्पेसिफिक टॉट के ऊपर आ जाता है। मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, तो वो अगर आप किसी ब्लेम करोगे तो वो सामने वाला बंदा, अगर आप उसको पता चलता है कि आप उसके ऊपर ये जो भी ब्लेम कर रहे हो, तो वो आके आपसे प्रूफ मांगेगा, ठीक है। और आप प्रूफ नहीं करते, उसके रेपुटेशन पे अगर वो चीज़ आ जाता है तो वो आपके ऊपर ये टॉट कर सकता है। इसमें फर्स्ट है आपका डिफामेशन और इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। आपके ऐसे करने के कारण अगर किसी का डिफामेशन मतलब अगर कोई मानहानि, अगर किसी का कुछ नुकसान होता है, ठीक है, कोई मानहानि होता है, तो
ये आपके स्पेसिफिक टॉट में आएगा। इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी मतलब जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी पेशेंट्स है तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। अगर आप इस प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन को, इस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को अगर आप इन्वेट करते हो, ठीक है, बाहर आप इससे लीक करते हो, तो भी क्या, अगर पेशेंट्स के कंडीशन के ऊपर वो चीज़ आ जाता है तो भी ये टॉट आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है आपका माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसे हम देखते हैं। माल प्रैक्टिस के अर्ली डिस्चार्ज। ठीक, अर्ली डिस्चार्ज मतलब पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करना है और बाय मिस्टेक आपने सही तरीके से फॉर्म चेक नहीं किया है या फिर डॉक्टर्स के ऑर्डर को आपने सही तरीके से चेक नहीं किया है और आप उसे डिस्चार्ज कर देते हो, फिर उसके बाद उसे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका माल प्रैक्टिस कहलाएगा। डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कोई भी काम आप कर रहे हो तो उस काम को आप सही टाइम पे नहीं कर रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो, लेट कर रहे हो, ठीक है, काम को ठीक से नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपका माल प्रैक्टिस कहलाता है। शॉर्टेज ऑफ नर्स एंड हॉस्पिटल क्या ड्राउजिंग, मतलब जैसे हॉस्पिटल में नर्सेस कम है, ठीक, नर्सेस कम है और एक रेशियो होता है जैसे 1:3, मतलब नर्स टू पेशेंट, ठीक है, तो ये नर्स पेशेंट रेशियो जो होता है उतने रेशियो में वहाँ पे हमारे पास स्टाफ होना चाहिए। अगर इतने स्टाफ नहीं होंगे तो क्या होगा, जितने स्टाफ होते हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या है, जो नर्स है वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या है, एक माल प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगर आप ठीक से काम नहीं करें तो भी वो आपका माल प्रैक्टिस कहलाएगा। बेटर इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। ठीक, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई भी अगर प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए जो कंज्यूमर्स हैं आपको, उससे आपको पहले पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, पूरी तरह इन्फॉर्म करना है कि आप ये प्रोसीजर करने वाले हो। अगर आप उसे नहीं बताते हो और कुछ भी करते हो, कल फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके ऊपर वो ब्लेम कर सकता है, तो इससे भी क्या है, आपके ऊपर कोई केस हो सकता है, ये भी माल प्रैक्टिस में आता है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी एडवांसमेंट हो रहा है इसके बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं नए नए, इसके बारे में आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, आपका नॉलेज डेवलप होना चाहिए, आपका नॉलेज क्या होना, अपडेट होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज अपडेट नहीं होगा तो आप सही तरीके से टेक्नोलॉजी को, उस इक्विपमेंट को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो सही बात है, सीधी बात है, आपका जो प्रैक्टिस है वो माल प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाओगे। इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी नर्सिंग केयर रिस्क रिस्पेक्ट अदर लिएबिलिटी, देयर फॉर द कंटिन्यूस प्रैक्टिस द एडवांस नर्सिंग नॉलेज स्किल इज रिक्वायर्ड। इट इज़ द इंडिविजुअल नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट वन सेल्फ सो एज टू प्रैक्टिस एडवांस नर्सिंग केयर। सेम है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो ऑटोनॉमी, हमारा जो नॉलेज है, हमारा स्किल है, वो हमें क्या करते रहना चाहिए, हमें एक टाइम के साथ हमें उस चीज़ को अपडेट करते रहना चाहिए। हमें नए नए जो जर्नल्स आते हैं, जो बुक्स आते हैं, उसे हमें पढ़ते रहना चाहिए, मतलब हमें हमारे नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। हमारा जो स्किल है हमें उसे अपडेट करते रहना चाहिए। जो प्रैक्टिस, नए नए एडवांस प्रैक्टिस हो रहे हैं नर्सिंग केयर में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट्स को अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें। एक्सपेंडेड लीगल डेफिनेशन ऑफ लिएबिलिटी। विद द नॉलेज ऑफ एडवांस्ड नर्सिंग स्किल, नर्स आर मेड अकाउंटेबल एंड दे विल बी द हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली इफ देयर वर्क हैज़ बीन द फाउंड टू बी टेकन। ठीक है, सही बोला है। जो नॉलेज है उसे अपडेट करते रहना चाहिए। हमें नर्स को क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब उन्हें अपने अंदर एक सेंस होना चाहिए कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकें। एक लीगली हैंडलिंग उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि वो कोई भी केस है उसे वो हैंडल कर सके। अगर वो हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, तो ये भी उनके माल प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस और इशू। ठीक है, माल प्रैक्टिस का मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो पर आप उससे गलत कर रहे हो, ठीक, उस प्रैक्टिस को आप गलत कर रहे हो, या फिर आप उस चीज़ को आपको उसके बारे में नहीं पता है और आप उस काम को कर रहे हो, तो भी आपका माल प्रैक्टिस कहलाएगा। अगर आप वो चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको वहाँ पे सीधा रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाती। पर ये बोलना भी हमारे नर्स के लिए सही नहीं होगा कि मुझे नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग अगर कोई फ्रेशर है तो वो फ्रेशर बोल सकती है कि मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन अगर आप बहुत पुराने नर्स हो,
ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद अगर आप ऐसा बोलते तो ये गलत होगा, क्योंकि वो हमारी गलती है। हमें हमारे नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, हमें नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। ये सारे जो कुछ आता है, ठीक है, हमारे नर्सिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं होगा तो सीधी बात है हमसे माल प्रैक्टिस ही होगा। इसलिए हमें हमारे नॉलेज को अच्छे से अपडेट करते रहना चाहिए। द नेग्लिजेंस है फेलियर टू इंटीमेट द फॉलोइंग, फेलियर टू इन्फॉर्म द फिजिशियन विद इन टाइम when needed to treat the condition। सेम है, अगर आप जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कोई इमरजेंसी केस आया है, कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, अगर टाइम रहते अगर आप फिजिशियन को, डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करते तो ये आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। देन इग्नोर द क्लाइंट प्रॉब्लम नॉट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग द पेशेंट एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और आप पेशेंट्स को उस टाइम पे आप एक्चुअल रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भी आपका इग्नोरेंस कहलाएगा। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटेल अबाउट द प्रोसीजर। अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो और उसके बारे में अगर आप पेशेंट्स को क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो और तो ये भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। देन फेलियर टू अडॉप्ट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, फेलियर टू इम्प्लीमेंट द प्लान नर्सिंग केयर। जो आप नर्सिंग केयर प्लान की अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाते हो तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। फेलियर टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और रेगुलेशन। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और रेगुलेशन है, अगर आप कोई प्रोसीजर करते हो उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। फेलियर टू इम्प्लीमेंट डॉक्टर्स ऑर्डर। अगर आप डॉक्टर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, डॉक्टर ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, आपको पता होते हुए भी आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो तो वो आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट है फेलियर टू इवॉल्वेट एंड मॉनिटर, फेलियर टू फिनिश द इवोल्यूशन एंड रूटीन वर्क इन देयर शिफ्ट। अगर आप इवोल्यूशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो या फिर जो भी आपका टाइमिंग है, जो भी आपकी शिफ्ट है, उस शिफ्ट में आप अपना काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। फेलियर टू अप्लाई द प्लान नर्सिंग केयर। अगर आप कोई प्लान नर्सिंग केयर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। फेलियर टू असेस द कंटिन्यूस प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अगर आप पेशेंट्स के प्रोग्नोसिस को सही तरीके से कंटिन्यूसली असेस नहीं कर रहे तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। फेलियर टू रिकॉग्नाइज द क्लाइंट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर आप पेशेंट्स के साइन और सिम्टम को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा, क्योंकि ये सारा क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सारे काम हम कर सकते हैं। अगर ये कोई नर्स नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर वो ध्यान नहीं दे रही है या फिर वो नेगलेक्ट कर रही है या फिर उसका काम की तरफ ध्यान नहीं है। फेलियर टू रिकॉर्ड द पेशेंट डेवलपमेंट विद द रिगार्ड टू ट्रीटमेंट। अगर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है, जो प्रोसीजर का जो भी काम हो रहा है पेशेंट्स के ऊपर, जो प्रोसीजर हो रहा है, अगर उसे सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। फेलियर टू रिकॉर्ड द एग्जैक्ट साइट ऑफ इंजरी टू द पेशेंट्स बॉडी। अगर पेशेंट्स के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई इंजरी है, उस साइट को अगर आप असेस नहीं कर पा रहे तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। फेलियर टू रिकॉर्ड द नर्सिंग असेसमेंट टू क्लाइंट कंडीशन। अगर आप क्लाइंट कंडीशन का जो असेसमेंट है अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। ठीक है, उसका जो मेडिकल ऑर्डर स्टेट बाय द फिजिशियन, उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है या फिर जो उसका मेडिकल ऑर्डर है जो फिजिशियन के उसमें फिजिशियन ने जो ऑर्डर दिया हुआ है, उसका जो भी मेडिकल असेसमेंट हुआ है उसको अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। फेलियर टू रिकॉर्ड डिटेल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फिजिशियन। मतलब अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अगर फिजिशियन से हो रहा है, अगर डॉक्टर्स आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो अगर आप उसे भी हमें रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अगर आप वो भी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपसे मिस हो जा रहा है कोई भी एक चीज़ तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। फेलियर टू क्लाइंट एडवोकेट, फेलियर टू क्लैरिफाई डाउट आस्क्ड बाय द पेशेंट्स एट द टाइम टू डिस्चार्ज। अगर आप पेशेंट्स के किसी भी डाउट को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो ये भी आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। फेलियर टू क्लैरिफाई द इनकम्प्लीट ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर्स। अगर आप डॉक्टर्स के ऑर्डर को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर्स। अगर आप डॉक्टर्स के ऑर्डर को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे, डॉक्टर्स के ऑर्डर को आप नहीं सुन रहे हो, क्लैरिफाई नहीं कर रहे, अगर आपको डाउट है, आप डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं, आप नहीं पूछ रहे हो, उसके बाद भी आप उस काम को कर रहे हो तो भी आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। देन फेलियर टू मेक श्योर दैट पेशेंट्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन सेफ एनवायरनमेंट। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका पेशेंट है वो सेफ एनवायरनमेंट में है या नहीं, पेशेंट्स को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो आपका नेग्लिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट है हैंडल द इक्विपमेंट अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है अगर आपके मतलब
आप इक्विपमेंट को सही तरीके से हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से सारे वार्ड में इक्विपमेंट, आप अपना स्टोरेज जो आपका स्टॉक है, आपका जो स्टोरेज है, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक, किसी चीज़ के लिए आप अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, आप मतलब एक जिम्मेदारी वाला, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस नहीं है आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ की वजह से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, कल की डेट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये सारी के ज़िम्मेदार आप होंगे। अगर आप जानबूझ के ये सब चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या है, आप इसकी वजह से नेग्लिजेंस, नहीं, ये आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा। तो ये सारा है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। एक बार ध्यान से पढ़ना तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है आपका लॉ रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, ब्रीच पेनल्टीज और माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस।